Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based analysis. Before starting, I just want to convey this thing that आजकल काफ़ी टाइम से ये वीडियोस नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीज़न सम फैमिली रीजंस है ना एंड द मेन थिंग इज़ दैट कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ मैं चाहता तो नहीं बता सकता था बट द थिंग इज़ दैट व्हेन आई जस्ट एक्सपेक्ट दैट कि आप लोग कंसिस्टेंट रहें विद दीज थिंग्स इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कि अगर मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग तो कहीं ना कहीं इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू गाइस कि आप कंसिस्टेंट रहें इट्स मोर अबाउट मी टू कि बीइंग एन एजुकेटर आई शुड ऑल्सो बी अकाउंटेबल आई शुड ऑल्सो हैव द ट्रांसपेरेंसी टुवर्ड्स यू गाइस एंड दैट्स वाई आई जस्ट इन्फॉर्म्ड यू ऑल कि आज से ये वीडियोज़ फिर से रेगुलर रहेंगी एंड आई जस्ट वॉन्ट यू गाइस कि आपने जो पिछले हफ्ते में पूरा मिस करा है if you have any doubts you can put in the comment section of this video otherwise you can just have a quick revision from the monthly magazine जो कि बाद में आती हैं ना जो भी मंथ की कंपाइलेशन होकर आएंगी नवंबर की किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप वो कवर कर सकते हैं पिछले हफ्ते के लिए जिसमें भी आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है वैसे भी आप मंथली मैगजीन कवर किया कीजिए इवन इफ आप वीडियो देखते हैं तो भी बिकॉज आपका रिवीजन हो जाएगा ना एंड सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज Why are the cyclones more frequent in the Bay of Bengal than in the Arabian Sea? ये क्वेश्चन हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है एंड आपको आई होप ये पता भी होगा साइक्लोन्स क्या होते हैं एक ऐसा सिस्टम जैसे आपका मैं अगर बात करूँ लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है सेंटर ऑफ द साइक्लोन वो क्या होता है उसके सराउंडिंग क्या होता है एक आपका मैं बोलूँ कि हाई विंड डिस्टर्बेंस सिस्टम क्रिएट होता है सर्कुलर विंड्स स्पिनिंग विंड्स है ना जिसकी वजह से क्या होता है कि टॉरेंशियल रेनफॉल हो सकती है टॉरेंशियल रेनफॉल क्या होता है इंटेंस रेनफॉल से भी इंटेंस रेनफॉल बिकॉज यहाँ पे क्या होता है सडन डाउनपॉर होता है रेन का है ना अब ये साइक्लोन बनता कैसे ऑब्वियसली लो प्रेशर सिस्टम बनने के लिए आपका टेम्परेचर हाई होना चाहिए किसका सी सरफेस टेम्परेचर का आप छोटी सी वाटर बॉडी तो साइक्लोन नहीं बना सकती बिकॉज इंटेंस इवेपोरेशन चाहिए और वो इवेपोरेशन क्या होगा वेपर्स जब ऊपर फ्लो करेंगे ठीक है फिर वो क्या करेंगे बाद में रेनफॉल होगा अब ये क्या होता है कि जो आपका ये साइक्लिक विंड्स हैं ठीक है इससे क्या होता है जब ये ऊपर को फ्लो करिए और आपका टेम्परेचर हाई है तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपराइजेशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर कलेक्ट होगा है ना और ज़्यादा अगर हीटिंग है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखो ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए सिस्टम तो आपका जो वर्टिकल विंड शेयर होता है कि मतलब कि जो विंड की आपकी लेयर्स होती है ना उनके बीच की स्पीड का डिफरेंस वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए अदरवाइज ये जो सिस्टम है ये डिस्टर्ब हो सकता है ना आपका जो लेयर्स हैं वो एक साथ मूव करनी चाहिए विंड की तो वर्टिकल विंड शेयर नहीं होना चाहिए ये सारी चीज़ें तो ये तो बेसिक आपका ज्योग्राफी है अगर आपको नहीं पता तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को आप दोबारा से पढ़ लीजिए बट हाँ जो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर बे ऑफ बंगाल है ये साइड अरेबियन सी है देखो यहाँ पे ना आप जब बात करते हैं तो ये म्यांमार ये सब एरिया होके है ना वेस्ट बंगाल आपका जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया थोड़ा बहुत आपका बांग्लादेश तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ना ये एक फनल सा शेप देता है एक क्लोज्ड एरिया सा शेप देता है लेकिन ये ओपन है ना और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो रिवर्स होती हैं ड्रेन होती हैं यहाँ से जो आती है हिमालयन रिवर्स ये सब ना जैसे गंगा वगैरह हो गया गैंजेस रिवर सिस्टम हो गया तो इससे क्या होता है कि आपका फ्रेश वाटर जो है यहाँ पे फ्रेश वाटर इनफ्लक्स हाई होता है इससे क्या होगा देखो आपका इवेपोरेशन होने के लिए फ्रेश वाटर होना बहुत ज़रूरी है अगर मैं इसको आपको सिंपल भाषा में समझाऊं देखो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म की नीड नहीं है तो आप सोचो अगर ये आपके पास पानी है ठीक है अगर यहाँ पे क्या होता है ओशन में क्या होता है सलाइन वाटर होता है मतलब नमक वाला पानी तो वो क्या होता है हैवी डेंस होता है तो वो नीचे को ज़्यादा होगा वो उसको क्या होगा वेपर बनने में टाइम लगता है अब इसमें बेसिक केमिस्ट्री आती है कि कैसे आपका जैसे आपका अगर मैं बात करूँ कि नॉन वॉलेटाइल अगर सॉल्यूट ऐड होता है अपने रॉल्स लॉ वगैरह पढ़े होंगे ये सारा लिक्विड सॉल्यूशंस में तो इससे क्या होता है आपका एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट का ये सारी चीज़ें होती हैं वेपर वेपर जो पहले जितना अमाउंट ऑफ वेपर बन रहा था एक स्पेसिफिक एरिया में अब कम बनेगा बिकॉज सॉल्ट ने उतना एरिया कवर कर लिया है आपको मैं इसमें ना कंफ्यूज नहीं करूँगा देखो सिंपल सी बात यह है साइक्लोन बनने के लिए हाई सी सरफेस टेम्परेचर है ना फ्रेश वाटर रहना चाहिए ताकि सेलाइन वाटर क्या होता है सेलाइन वाटर वेपराइज इजीली नहीं होता है क्यों नहीं होता देखो आपका जो इवेपोरेशन है इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना ठीक है अब होता है क्या यहाँ से ये क्या होता है कि नीचे नीचे से जो आपका ये जो है सारा यहाँ की एनर्जी लेके निकलते हैं है ना सरफेस के मॉलिक्यूल्स अब मान लो यहाँ पे सॉल्ट ने थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया पहले मान लो अगर पहले पूरे के पूरे मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे थे तो अब यहाँ पे सिर्फ सरफेस पे मान लो 8 मॉलिक्यूल बचे तो वो इवेपोरेट हो जाएंगे बाकी क्योंकि सॉल्ट है
तो आपको समझ आ रहा है होता क्या है कि एट अ टाइम आपका जो इवेपोरेशन का रेट है और आपका इवेपोरेशन मॉलिक्यूल एट अ टाइम जितने इवेपोरेट होते हैं वो कम हो जाते हैं, बिकॉज बाकी का एरिया किसने ऑक्यूपाई कर लिया, सॉल्ट ने। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म में जाने की नीड नहीं है, वो तो बहुत अलग बात होती है, बट आपको अगर इतने से समझ आता है तो दैट्स ऑल, है ना। और फ्रेश वाटर इन्फ्लक्स होना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे फेवरेबल है, बिकॉज यहाँ पे मेजर रिवर्स जो हैं वो आपका अच्छा फ्रेश वाटर सप्लाई देती हैं। साथ ही लो वर्टिकल विंड शेयर होना चाहिए, लो वर्टिकल विंड शेयर होना चाहिए। अब विंड शेयर किसको बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं, विंड शेयर होता है कि जैसे आपका ये विंड जो है लेयर्स में फ्लो करिए, तो इन दो लेयर्स के बीच का डिफरेंस कितना है स्पीड का। अब मान लो अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर से अगर मूव करिए, 20 से करिए, तो ये ज़्यादा जल्दी चलेगी कम चलेगी, है ना। इससे क्या होता है, यहाँ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये विंड शेयर बहुत कम होना चाहिए लेयर्स के बीच में, है ना। इससे क्या होगा कि आपके स्मूथली फ्लो करेगा, तो आपका नहीं इसको डिस्टर्ब नहीं करता है, बिकॉज यहाँ पे अगर ये विंड पीछे रह गई और ये आगे चलेगी, तो यहाँ पे मान लो ज़्यादा विंड आ रही है एक टाइम पे, तो फिर हाई प्रेशर लो प्रेशर और उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, है ना, एक टाइम पे। अगर मैं बात करूँ स्पेस ऑक्यूपाई करने की। नेक्स्ट इज जोग्राफिकल शेप, आपका यहाँ पे फनल लाइक है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाता है पानी को यहाँ पे कलेक्टेड रहने के लिए, मॉइस्चर को, हीट को, और यहाँ पे स्टॉर्म है ज़्यादा इंटेंस हो पाते हैं, है ना। फिर यहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी भी है, होनी चाहिए, मतलब ऑब्वियसली होनी चाहिए, यहाँ पे तो है ही है, बिकॉज आपका इवेपोरेशन हाई हो रहा है तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ये सब आपको पता है। लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होगा, साइक्लोन डेवलप होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बात करूं, तो अप वेलिंग नहीं होनी चाहिए कोल्ड वाटर की। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, कोल्ड वाटर क्या करता है, अप वेलिंग करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये अप वेलिंग नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, आपका टेम्परेचर जो है सरफेस का वो कंसिस्टेंटली वार्म होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे अरेबियन सी में क्या है आपका, अरेबियन सी में अप वेलिंग होती है, तो वो अप वेलिंग की वजह से कोल्ड वाटर ऊपर आएगा, तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड वाटर सरफेस पे आ जाएगा, उस वजह से क्या होगा आपका, ये जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो डिस्टर्ब होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, अपवेलिंग ना होने की वजह से यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन और कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए हेल्प करता है। तो अब हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल इज कोल्डर, बिल्कुल गलत, इट हैज़ अ वार्मर सी सरफेस टेम्परेचर देन द अरेबियन सी। ये मैंने आपको बताया, बिकॉज वही तो देखो, जो जो फेवरेबल कंडीशन है वही तो यहाँ पे होगी, तभी तो यहाँ पे साइक्लोन ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, है ना। हायर सी सरफेस टेम्परेचर एंड मोर मॉइस्चर, बिल्कुल सही। अरेबियन सी है स्ट्रोंगर, बिल्कुल गलत। देखो कोरियोलिस फोर्स का भी इसमें रोल होता है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स ही होती हैं जो अपवर्ड जाने वाली विंड्स को ऐसे स्पिनिंग करवाती है ना। नेक्स्ट इज अरेबियन सी रिसीव्स मोर वर्टिकल। तो देखो ये ऑप्शन फिर से देखो, ये तो सही हो गया ना, बिकॉज अगर वर्टिकल विंड शेयर ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रप्शन होता है, साइक्लोन डेवलप नहीं हो पाते, इनिबिशन होता है। तो डी भी सही है ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो ये ऑप्शन गलती से आ गया होगा, बट ठीक है, आप ये कर सकते हैं, बी एंड डी बोथ। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी चलता रहता है। नेक्स्ट इज काशी तमिल संगमम, है ना। तो नाम से पता चल रहा है कि काशी और तमिल कल्चर जो है, मैं आपको बात करूं तो उनका संगम, मतलब कि उनमें कोलैबोरेशन। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ कल्चरल कोलैबोरेशन बिटवीन व्हाट, है ना, बिटवीन द लाइक, आपका अगर मैं बात करूं, देखो हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूं जो एक लेगेसी की, तो आपका अगर एक तो मैं बात करूं दैट इज़ काशी, काशी जिसको अगर मैं बात करूं वाराणसी, है ना। फिर आपका तमिल कल्चर, तमिलनाडु, है ना, संगम एज, ये सब चेरा चोला पांड्या ये सब। तो एक बहुत, इन दोनों का ही अपना एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है। तो इन दोनों के बीच में एक कोलैबोरेशन, कि कैसे नॉलेज से लेके कैसे आपका, अगर मैं बात करूं आपका कल्चरल कोलैबोरेशन, नॉलेज कैसे एक दूसरे के साथ ये कोलैब करेंगे, तो इसमें ना क्या एक इनके बीच का जो टाइज है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दिस इज़ एन इनिशिएटिव बाय विच मिनिस्ट्री, इट इज़ बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, है ना। सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बहुत सिंपल। अच्छा ये है क्यों, आपको पता है, देखो इसका एक मैं अगर बात करूँ तो इसकी हिस्ट्री है अराउंड 15th सेंचुरी की, जहाँ पे जो आपका एक किंग थे पराक्रमा पांड्या, अब नाम से पता चल रहा है, तो इट विल बी फ्रॉम तमिलनाडु, है ना, फ्रॉम मदुरई ऑब्वियसली, पांड्या, है ना। एंड दे ट्रेवल टू, he traveled to Kashi for like bringing, getting a sacred lingam, है ना,
है ना, जो वो वहाँ से लेके आए थे फॉर हिज ओन टेम्पल। टेम्पल इज इन शिवकाशी ऑफ तमिलनाडु, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सिग्निफिकेंस है कि कैसे हिस्टोरिकल टाई जो था एक 15th सेंचुरी में, वो एक आपका इतना पुराना आपका एक सिग्निफिकेंस है बिटवीन द कल्चरल रिलेशन ऑफ लाइक तमिलनाडु एंड काशी। तो उनको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, जो भी अगर मैं बात करूँ, प्रोफेशनल्स बात करूँ, आर्टिसंस बात करूँ, स्कॉलर्स बात करूँ, रिसर्चर्स बात करूँ, इन सबको एक दूसरी जगह पे भेज के इनको अवेयर करा जाएगा कि कैसे कल्चरल हेरिटेज क्या क्या है एक दूसरी जगह की, उससे क्या होगा, कोलैबोरेशन बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, द हिस्टोरिकल कनेक्शन बिहाइंड द काशी तमिल, ये तो मैंने अभी बता दिया, 15th सेंचुरी सी, है ना, किंग पराक्रम पांड्या गोइंग टू काशी, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, जहाँ से वो एक सेक्रेड लिंगम लाए थे अपने टेम्पल के लिए, जो आपको पता भी होगा, इज इन लाइक आपका शिवकाशी तमिलनाडु, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ गेम्स तो आपको पता ही होगा, हैज़ द हिस्टोरिकल लाइक इवोल्यूशन फ्रॉम द कॉमन कंट्रीज विच वर अंडर द ब्रिटिश एम्पायर, है ना, या आपका कलोनियल कंट्रीज जो थी, है ना, जो कि ब्रिटिश रूल के अंडर थी, वो कॉमनवेल्थ नेशंस जो हैं उनको कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, उनसे रिलेटेड है कॉमनवेल्थ गेम्स, है ना। और ये फर्स्ट टाइम के लिए 1930 में आए थी ये गेम्स, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम स्टार्टेड फ्रॉम 1930 और 2030 में अहमदाबाद में हम इसको ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, और हमारा गोल है कि हम 2036 के ओलंपिक्स को भी टारगेट करें, है ना, थ्रू दिस। जो हम 2030 में परफॉर्म करेंगे, शोकेस करेंगे, उससे हम 2036 के ओलंपिक्स को एक तरह से टारगेट कर रहे हैं कि हम होस्ट करें, है ना। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एड्स डे। तो आज December 1 इट इज़ सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड एड्स डे। एड्स आपको पता है इज़ लाइक अ मेजर कंसर्न इन द अफ्रीकन कंट्रीज़, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ रिलेटेड टू, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पे, बट मेजर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको समझ आना चाहिए, इतनी आप में अंडरस्टैंडिंग होगी ही, है ना। तो एड्स क्या होता है ना, इट इज़ एन एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाम से पता चल रहा है, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है, जहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क करना बंद कर देता है। इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस विच इज़ HIV, है ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, है ना। तो ये आपको पता भी होगा। अब देखो होता क्या है, अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इम्यून सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की। इसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं, B सेल्स और T सेल्स। T सेल्स 3 टाइप के होते हैं, मैंने आपको ये बताया है काफ़ी बार। तो इसमें सप्रेसर होते हैं, सप्रेसर सेल्स, है ना, फिर आपका किलर सेल्स होते हैं, फिर आपका हेल्पर सेल्स होते हैं। इसमें जो किलर सेल्स होते हैं, नाम से पता चल रहा है, दे विल एक्ट अगेंस्ट द एनी कैंसरस सेल और एनी थिंग जिसको वो किल कर सकें, जो भी बाहर से चीज़ें हैं। और सप्रेसर सेल का मैं आपको बताता हूँ, हेल्पर क्या होता है। हेल्पर करता है रेगुलेट इन सबके फंक्शन को। जैसे आपका हेल्पर ही डायरेक्ट करता है किलर को कि तू उसको मतलब आपका किल कर, और बी सेल्स एंटीबॉडी बनाएंगे। तो हेल्पर एक तरह का आपका वो बटन है जो स्टार्ट करेगा ये सारी प्रोसेसेस को। सप्रेसर क्या होता है, सप्रेसर सेल क्या करता है, सप्रेस करता है आफ्टर द होल द प्रोसेस, जो पूरी इम्यूनिटी की प्रोसेस है जो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद क्या करता है वो उस रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देता है। अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज इम्यून सिस्टम अगर आउट ऑफ ऑर्डर चला जाए तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है आपका इम्यून सिस्टम अपनी खुद की बॉडी के सेल्स और बाहर का जो आपका फॉरेन सेल है जिसने अटैक करा है, उन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाता, और आपकी बॉडी के ऑर्गन्स के सेल्स को भी आपका एक तरह से अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है आपका इम्यूनल डिसऑर्डर हो जाते हैं, ऑटो इम्यूनल, है ना, जिसमें आपकी बॉडी खुद के ही सेल्स को अगेंस्ट वर्क करना शुरू कर देती है। ये आपको समझ आता है, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, क्या आप मुझे ये बताओ, इंसान HIV जब आपका एड्स होता है उसकी वजह से मरता है? बिल्कुल नहीं, मरता उसकी वजह से नहीं। देखो HIV का काम होता है आपका जो आपका हेल्पर सेल है, हेल्पर T सेल्स, उनको ख़त्म करना, ठीक है। अब ये जब ख़त्म हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा, इम्यून सिस्टम की प्रोसेस एक तरह से क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। अब क्या होता है, इसके बाद कभी भी आपको इन फ्यूचर कोई भी छोटी से छोटी बीमारी भी लगेगी जो बहुत नॉर्मल है, उसके अगेंस्ट भी जब आपका इम्यून सिस्टम एक्ट नहीं कर पाता, बिकॉज उसको तो अफेक्ट कर दिया HIV ने, तो उससे क्या हो जाता है, वो आपका एक तरह से फेटल रूप ले सकती है। तो मतलब एक्चुअल में जो HIV की डेथ्स होती हैं वो होती किसी बाद में किसी और बीमारी से हैं,
बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम ही गायब कर दिया है, हमारी शील्ड ही खत्म हो गई। तो अब हमें छोटा सा कोल्ड कफ और ये सब चीज़ें, फ्लू, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन टुडे, दैट इज 1 दिसंबर, टू रेज अवेयरनेस अगेंस्ट दिस HIV एड्स, है ना। जिसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इट लाइक आपका ट्रांसमिट्स फ्रॉम लाइक अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके अगेंस्ट आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, है ना। इट इज़ अ टैबू टॉपिक, बट बीइंग like someone who just is into these things like knowledge and all, gaining knowledge, knowing about things, you should know this thing too, which is a basic thing कि आपको कैसे प्रिवेंट करना है द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज़, जो कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बाय बीइंग एन अवेयर पार्टनर टुवर्ड्स योर पार्टनर, टुवर्ड्स योर सेक्सुअल पार्टनर, कि आप क्या क्या मेथड्स यूज़ करें जिसमें आपका कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, है ना, बेसिक चीज़ें। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एड्स इज कॉज्ड बाई, अभी अभी बताया, इट इज़ कॉज्ड बाई HIV वायरस, है ना। नेक्स्ट, अब एड्स के खिलाफ, ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे तो दिसंबर 1 को है। एड्स के खिलाफ इंडिया ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1992 में NACP लॉन्च किया। आपने देखा होगा काफ़ी जगह ये लिखा हुआ, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, है ना। 1992 में लॉन्च किया है, ये आपको पता होना चाहिए। जिसका फेज, अगर मैं बात करूँ NACP 1 की, है ना, तो आपको तो ये पता होना चाहिए बस, है ना। नेक्स्ट मैं बात करूँ, HIV प्राइमरली डिस्ट्रॉइज विच इम्यून सेल्स, तो आपको अभी बताया किसको, हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। तो हेल्पर टी सेल्स, है ना, CD4+ सेल्स। नेक्स्ट इज, अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री की, तो माधवाचार्य इज रिलेटेड टू व्हाट, है ना। तो नाम से पता चला विच स्कूल ऑफ वेदांता। देखो वेदांता, आप अगर मैं बात करूं, इट इज़ वन ऑफ द लाइक, जैसे हम बात करते हैं ना 6 लाइक स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, तो उसमें से वन ऑफ द स्कूल है वेदांता, है ना। कौन कौन से 6 स्कूल हैं आपको पता होंगे, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। तो मैं आपको बताता भी हूँ आगे, है ना। जैसे आपका सांख्य हो गया, वेदांत हो गया, योग हो गया, न्याय हो गया, ये सारा, है ना। तो अब मुझे ये बताइए, ये माधवाचार्य इज एसोसिएटेड, देखो वेदांता में भी आपका, इसमें भी काफ़ी सारे स्कूल हैं, जैसे विशेष द्वैत, है ना, अद्वैत, है ना, फिर द्वैत। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो माधवाचार्य इज एसोसिएटेड विद द्वैत स्कूल, है ना, ड्यूअलिज्म, द्वैत स्कूल की अगर मैं बात करूं तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन बाद में करता हूं। तो ये आपका फाउंडर थे ऑफ द्वैत स्कूल, ये आपको पता होना चाहिए। ही हैड एक्सट्रीम इंटेलिजेंस एंड एक्सट्रीम फिजिकल कैपेबिलिटी, जिसके लिए उनका निकनेम भीम भी था, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत कई बार पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में। एंड द मेन थिंग इज़ दैट कि अगर मैं बात करूं कि जब हम बात करते हैं स्कूल ऑफ फिलोसफी या वेदांत, ये सब, तो ये सब अगर मैं बात करूं तो ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद भक्ति मूवमेंट। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, भक्ति मूवमेंट इज रिलेटेड टू लाइक इट emphasizes ऑन द पर्सनल इमोशनल वर्शिप, इमोशनल डिवोशन टुवर्ड्स योर लाइक गॉड, है ना, लाइक नॉट डिस्कार्डिंग द रिचुअल प्रोसेसेस एंड ऑल, या जो अपर, देखो एक टाइम पे क्या था कि टेम्पल में जाना या रिचुअल्स करना भी एक अपर क्लास का प्रिविलेज था, जो अगर सो कॉल्ड अपर क्लास की बात करूं, तो उन सबको रिजेक्ट करने के लिए भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, ये सब आपने पढ़ा होगा ना। तो यहाँ तक काफ़ी है। और ही इज़ कंसिडर्ड एज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड, अगर मैं बात करूँ वायु, विंड गॉड, है ना। तो बस इतना आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में, है ना। नेक्स्ट इज माधवाचार्य इज कंसिडर्ड, तो बिल्कुल सही, वायु गॉड, है ना। द टर्म वेदांता, देखो वेदांता स्कूल क्या होता है, मैं बात करता हूँ वेदांता क्या होता है। तो वेदांता, देखो नाम से पता चल रहा है, वेद प्लस अंत, मतलब कि एंड ऑफ द वेदास। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि वेद खत्म कर दिए या उनको रिजेक्ट, नहीं। एंड ऑफ द वेदास मतलब कि वेदों का एक फाइनल कंक्लूजन, वेदों का एक फाइनल कंक्लूजन। देखो वेदों में तो क्या है, मंत्र लिखे होते हैं, रिचुअल हिम्स, ये सब, है ना, जो कि आपका अंडरस्टैंड करना, जो वो स्पेसिफिक लोग होंगे जैसे ऋषि एंड ऑल, है ना। बट उनका जो फाइनल हमें क्या कंक्लूड करना है, उसमें हमें फाइनली किस किस एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करना है, वो हम पढ़ते हैं उपनिषद्स में। उपनिषद्स आपने पढ़ा होगा, उपनिषद्स क्या देते हैं, एक तरह से एक कंक्लूजन देते हैं वेदास का, है ना। तो मतलब कि वेद से हमें क्या सीख लेनी है, हमें किस तरह उसको अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें कंक्लूडिंग पोर्शन जो है वो दैट इज एन उपनिषद्स, है ना। वेद, हर वेद के हिसाब से फिर आपको पता भी होंगे कौन कौन से, है ना। तो अगर मैं बात करूं तो
इस पे फोकस करता है, इसकी कंपाइलेशन पे। अब मैं अगर ये बात करूं तो वेदांता क्या होता है कि एंड ऑफ द वेदास, तो बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि कैसे हम जो आपका गोल ऑफ द वेदास है, अगर मैं बात करूं कि फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल जो नॉलेज है वो जो हमें वेदांत से एक्सट्रैक्ट करनी है, जिसको हम कंक्लूडिंग फॉर्म में उपनिषद में डालते हैं, फिर हम उपनिषद को अंडरस्टैंड कर पाते हैं ना। तो इट इज़ ऑल्सो लाइक, अगर मैं बात करूं तो वेदांता, अगर मैं बात करूं वेदांता में फिर काफ़ी सारे पोर्शन आते हैं, काफ़ी सारे सब स्कूल्स आते हैं। तो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दैट्स ऑल इन दिस, है ना। नेक्स्ट इज द दार्डेनेलिस स्ट्रेट, ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। देखो अगर मैं बात करूं स्ट्रेट्स की, तो स्ट्रेट्स तो आपको पता ही है, एक छोटी सी वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू लार्जर वाटर बॉडीज, है ना। बट उससे पहले, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जब अगर मैं बात करूँगा तो लैंड पोर्शन को सेपरेट करेगा स्टेट, है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो होता क्या है, इफ इट इज़ योर ब्लैक सी, इफ इट इज़ अ ब्लैक सी, आपको पता है ब्लैक सी के साथ यहाँ पे क्या होता है, टर्की आता है पूरे में, एक यहाँ पे यूरोपियन एशियन, वो सब बात की बात है, इस्तांबुल फिर, है ना। यहाँ पे आता है एजियन सी, विच इज़ अ पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, है ना। ये आपको पता है एजियन सी टर्की की तरफ को। अब यहाँ क्या होता है, ये टर्की है, ठीक है। अब मान लो ये ऐसे, मतलब रफ मैप बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये यूरोपियन एशियन टर्की ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ पे एक बीच में फिर से एक वाटर बॉडी आती है जिसको आप बोलते हैं सी ऑफ मरमरा, ठीक है। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे भी ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच, देखो यहाँ पे भी ये लैंड पोर्शन टर्की है, और ये जो है यहाँ पे भी इसके अराउंड ये भी टर्की है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये इतना सा पोर्शन है, देखो ऐसी लाइन है, ये वाटर बॉडी, ये एजियन सी, ये सी ऑफ मरमरा, ठीक है। फिर ये वाटर बॉडी कनेक्ट करेगी विद ब्लैक सी, है ना। और ये सारी बाउंड्री क्या है, इधर भी टर्की, और ये सारी बाउंड्री इधर भी टर्की, है ना। तो यहाँ पे क्या है दिस, अगर मैं बात करूँ ब्लैक सी और ये आपका सी ऑफ मरमरा के बीच में, दिस इज योर बॉस्फोरस स्ट्रेट। सिंपल सी चीज़, आपको पता ही है ना ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट सी ऑफ मरमरा और एजियन सी के बीच में होती है दार्डेनेलिस स्ट्रेट। अब मैं बात करूंगा तो आपको सिंपली पता होना चाहिए, ये सारी टर्की स्ट्रेट वो बोलते हैं इनको, कंबाइन टर्की स्ट्रेट दोनों को। टर्की स्ट्रेट मतलब कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स जो टर्की के इन्फ्लुएंस में है, मतलब अगर बात करूँ रीजनल इन्फ्लुएंस में, यहाँ पे है देखो टर्की है ना ऑल अराउंड। तो यहाँ पे टर्की स्ट्रेट में क्या क्या आता है, देखो एक तो यहाँ आ गई बॉस्फोरस, एक आ गई दार्डेनेलिस। बीच में हम कई बार इसको ऐसे देखो, ये स्ट्रेट तो नहीं बोल सकता, बट सी ऑफ मरमरा भी इसी के बीच में आ गया। तो मतलब ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये पूरा पोर्शन में, यहाँ आपका अगर ये ब्लैक सी है, ये एजियन सी है, तो ब्लैक सी सी ऑफ मरमरा के बीच में ये क्या होगा, आपका बॉस्फोरस, यहाँ पे होगा फिर से आपका दार्डेनेलिस, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, द दार्डेनेलिस स्ट्रेट कनेक्ट्स विच, तो एजियन सी एंड सी ऑफ मरमरा, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ, ब्लैक सी एजियन सी के बीच में क्या होगा फिर, है ना। ब्लैक सी एजियन सी के बीच में क्या होगा ये भी बताइए। अभी अभी बताया, अभी अभी बताया, देखो अभी अभी मैंने आपको बताया ब्लैक सी और एजियन सी के बीच में, ठीक है। तो स्ट्रेट तो है ही है, लेकिन पूरी की पूरी टर्की स्ट्रेट है ना, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसको आप रहने दो, कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज यहाँ पे ना आपको ये तीनों ही आएंगे फिर सेपरेट करने को, सी ऑफ मरमरा भी है, बॉस्फोरस भी है और दार्डेनेलिस भी है। लेकिन रेड सी और मेडिटेरेनियन सी तो आप बता ही सकते हैं, इनके बीच में कौन सेपरेट करता है, मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशन आप बता सकते हैं, है ना। तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्स स्ट्रेट विद द कंट्री कंट्रोलिंग इट। तो सबसे पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब मुझे तो आप पहले ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये किन दो आपका वाटर बॉडीज़, या मैं बात करूं कि अ, उनको कनेक्ट करता है, जो मैंने आपको काफ़ी बार बताया भी है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, है ना। तो ये किस कंट्री के इन्फ्लुएंस में होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो आपका कहाँ आता है, आपका ओमान के पास, अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो, ओमान के पास आता है, आपका ईरान के पास आता है, कुछ कुछ नाम भी याद आ रहे होंगे, गल्फ ऑफ ओमान तो ऐसे ही पता चल गया, है ना। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल गलत। बॉस्फोरस अभी भी बताया है ना, टर्की स्ट्रेट का पार्ट है। बेरिंग स्ट्रेट आपको पता होगा कि यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ पैसिफिक ओशन में, तो ये बेरिंग सी, यहाँ पे रशिया, यहाँ पे अलास्का, इनको सेपरेट करने में, है ना। नेक्स्ट इज मतलब ऑब्वियसली मैप जो मैं बना रहा हूँ वो उतना परफेक्ट नहीं है, बट आपको पता है ये सर। ताइवान स्टेट आपको पता है मेनलैंड चाइना और ताइवान को सेपरेट करता है, नाम से पता चल रहा है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, द टर्किश स्ट्रेट्स। तो अभी बताया दो स्ट्रेट्स हैं, देखो ब्लैक सी से सी ऑफ मरमरा से
एजियन सी, ठीक है, यहाँ भी टर्की, यहाँ भी टर्की, ठीक है, एशियन, यूरोपियन, वो सारी चीज़ें। अब मैं बात करता हूँ, इस्तांबुल भी यहीं आता है। अब मैं बात करता हूँ ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा, एजियन सी। ब्लैक सी से सी ऑफ मरमरा बॉस्फोरस, सी ऑफ मरमरा से एजियन डार्डेनल्स। तो यही पूरा पोर्शन जो है टर्की स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो क्या है आपका, मैं बता ही देता हूँ। देखो, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, पर्शिया, ईरान, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट, साइक्लोन दितवा, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। बे ऑफ बंगाल रीजन में अगर मैं बात करूँ तो इंडियन ओशन के हिसाब से बात करूँ तो नॉर्थ इंडियन ओशन में, मतलब आपका ये आपका फॉर्म हुआ है। इससे क्या है, आपका अफेक्ट हुआ है श्रीलंकन और तमिलनाडु का जो एरिया है, वो सारा रीजन है ना, हैवी रेनफॉल। और अगर मैं बात करूँ डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो आपको ये पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए डायरेक्टली। तो साइक्लोन दितवा इज विच ओशनिक पैसिफिक, तो बिल्कुल देखो ना, देखो पता, अगर आपने पढ़ा हो ना तो ऑप्शन उतने टफ नहीं होते, बट आपको पढ़ना आना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू, मैंने आपके लिए ये ना, ये एमसीक्यू की नीड नहीं थी, बिकॉज ये तो डायरेक्ट ही है, बट मतलब जो है वही है, बट मैंने इसलिए रखा है बिकॉज कई बार हिस्ट्री में ना आपको याद नहीं रहता, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने अभी बताया 6 स्कूल्स, है ना, 6 स्कूल्स जो आपका मैं बात करता हूँ इंडियन लेवल पे फिलोसफी के, तो 6 मेजर स्कूल्स होते हैं, जिसमें आपका कौन कौन सा आता है, न्याय, वैशेषिका, सांख्या, योगा, पूर्व मीमांसा, है ना, और आपका वेदांता, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें अगर मैं बात करूँ इनके अंडरस्टैंडिंग की, तो न्याय जैसे नाम से पता चल रहा है कि लॉजिक की बात हो रही है, कि कैसे हम रीज़न करें, कैसे हम चीज़ों को एक्चुअल में देखें, फिर उसके हिसाब से एक नॉलेज, वैलिड जो नॉलेज है उसको अप्लाई करके हम लिबरेशन को अचीव करें, दैट इज़ न्याय, है ना, जो ट्रुथ है, जो भी लॉजिकल रीजनिंग है उसको फॉलो करके। वैशेषिका इज रिलेटेड टू आपका अणु, एटम्स, मैटर, है ना, और एग्जिस्टेंस कैसे होती है ना, रियलिटी को एक्सप्लेन करते हैं थ्रू एटम्स, ये आपको पता भी होगा, है ना। फिर आपने कर्ण ऋषि भी पढ़े होंगे, ये सारी चीज़ें, है ना, केमिस्ट्री में। सांख्या, सांख्या अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैं बात करूँ कि कैसे पुरुष और प्रकृति का बैलेंस है टू क्रिएट दिस वर्ल्ड, है ना। तो पुरुष क्या होता है, पुरुष इज आर कॉन्शियसनेस एंड प्रकृति इज द मैटर, है ना। तो हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है दैट इज पुरुष, एंड प्रकृति इज द मैटर, जो भी आपका मैटर पोर्शन है, इसके सराउंडिंग है, कॉन्शियसनेस के सराउंडिंग है, दैट इज, तो उसका कैसे बैलेंस है, समख्या, है ना। सो कहीं ना कहीं देखो, समख्या, सम मतलब क्या होता है, बैलेंस होता है ना, सम मतलब इक्वल, है ना, सम, है ना। और समख्या अगर मैं बात करूं तो जैसे आपको मैं बात करूं तो समख्या से आप ऐसे सोच सकते हैं कि कैसे बैलेंस टुगेदर, साथ साथ बैलेंस या हार्मनी में रह के कैसे आपका पुरुष और प्रकृति इस वर्ल्ड को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट इज योगा, योगा में आपको पता होगा कि लिबरेशन का जो रास्ता है, दिस स्कूल सेज दैट योगा से ही होगा, है ना, दैट इज आपका। फिर इसमें अष्टांग योगा होते हैं ना, तो मेंटल डिसिप्लिन या आपका बॉडी योगा, ये सब चीज़ें आप जो करते हैं ना। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा में आपका जैसे देखो, पूर्व मतलब कि पहले के जो भी थी, पहले क्या होता था, रिचुअल्स में बिलीव होता था, तो इसमें ऐसा है कि वैदिक रिचुअल्स से ही होगा जो भी होगा। आप रिचुअल करो, आप तंत्र मंत्र जो भी होते हैं, आप यज्ञ ये सब चीज़ें करो, रिचुअल्स करो, और उससे आप क्या करेंगे, लिबरेशन अचीव करेंगे, है ना। तो गॉड्स को ज़्यादा सुप्रीमेसी नहीं, इंस्टेड आपका जो रिचुअल्स हैं वो गॉड्स को कंट्रोल करते हैं, ऐसा कुछ है ना। नेक्स्ट इज वेदांता, वेदांता देखो, यहाँ पे वैदिक रिचुअल्स को सुप्रीम माना गया है पूर्व मीमांसा में। तो यहाँ पे क्या है, वेदांत मतलब कि वैदिक रिचुअल्स को ना सही, वेदों का एक्चुअल इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन जो उपनिषद में है उसको। तो वैदिक रिचुअल के बाद क्या होगा, तो पूर्व मीमांसा करिए तो ये होगा उसके बाद का, तो उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं वेदांत को, है ना। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। यहाँ पे क्या होगा, नॉलेज लो, एक्चुअल परसेप्शन जो है उसको, एक्चुअल कंक्लूजन जो है वेदों का उसको सीखो, इंस्टेड ऑफ जो बेयर टेक्स्ट है, बेयर मंत्र हैं उनको फॉलो करने की जगह वहाँ से सीख लेके आप कंक्लूड करो कैसे आप जो है अल्टीमेट रियलिटी को परसीव करोगे, और जिसको हम ब्राह्मण भी बोलते हैं ना, अल्टीमेट रियलिटी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बात होती है। तो फिर वेदांता में भी आपका काफ़ी सारे पोर्शन आते हैं, आपने पता भी होगा। वेदांता में आपका वेदांता फिलॉसफी की बात करता हूँ तो यहाँ पे 3 स्कूल्स आते हैं, द्वैत, अद्वैत एंड विशिष्ट द्वैत। द्वैत की बात करता हूँ तो यहाँ पे ड्यूअलिज्म की बात होती है। देखो यहाँ पे एक्चुअली पता है क्या है, इस वेदांता में बात तो 2 ही चीज़ों की होती, बात तो मतलब सिंपली यही हो रही है कि कैसे किसी इंडिविजुअल सोल और जो आपका सुप्रीम रियलिटी है ब्राह्मण,
आत्मन या आत्मा, ये ब्राह्मण है ना, जो भी अगर मैं बात करूँ सुप्रीम रियलिटी, गॉड, कुछ भी जो आप बोलते हैं ना, तो यहाँ पे कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, वही तीन अलग अलग तरह से। देखो द्वैत में क्या होगा, परफेक्ट ड्यूअलिज्म है, मतलब कि ये दोनों सेपरेट है, आत्मन ब्राह्मण बिल्कुल अलग अलग सेपरेट एंटिटीज हैं, ठीक है। अद्वैत क्या होगा, अद्वैत बोलेगा कि आत्मन ब्राह्मण अलग अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है, और जो सेपरेशन हम मानते हैं दैट इज जस्ट माया ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट इज जस्ट इल्यूजन, है ना, जो हमें भ्रम होता है। अदरवाइज हमारी आत्मा और जो आपका ब्राह्मण है, जो सुप्रीम रियलिटी है, वो कोई अलग नहीं है, हम ही है, जो है वो है, और वही है जो हम है, मतलब ऐसे कुछ है ना, वही पोर्शन है सारा। नेक्स्ट इज विशिष्ट द्वैत, मतलब कि ये होता है क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म, है ना। यहाँ पे क्या है कि देखो ये भी मानता है कि आत्मन एंड ब्राह्मण आर वन, मतलब ड्यूअलिज्म नहीं है, नॉन ड्यूअलिज्म है, लेकिन क्वालिफाइड, क्वालिफाइड मतलब कि इवन दो आत्मन और ब्राह्मण सेम है, मतलब कि सेम है कि आपका दे आर वन, बट स्टिल जो आपका इंडिविजुअल सोल्स होती हैं, जो आत्मन है, दे स्टिल हैव देयर ओन एग्जिस्टेंस, कि सबकी सोल जो है दे हैव देयर ओन एग्जिस्टेंस, वो आपका ब्राह्मण के अलग अलग वेरिएशन है, ठीक है। तो काफ़ी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये काफ़ी ना, एक फिलॉसफी की अगर बात करूँ तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, आपको ये पढ़ना चाहिए कैसे 6 मेजर स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, फिर इसमें आपको पता होना चाहिए, है ना, आत्मन ब्राह्मण, पूर्व मीमांसा, जैसे आपका वैदिक रिचुअल्स पहले माना जाता था कि दे आर अलोन द पाथ टू द लिबरेशन, फिर उत्तर मीमांसा, मतलब कि उसके बाद क्या हुआ, कि कैसे हम नॉलेज ऑफ अल्टीमेट रियलिटी पे फोकस करें इंस्टेड ऑफ ऑल द रिचुअल्स, है ना। तो हमें उपनिषद की बात होती है, जो अल्टीमेट कंक्लूजन, स्पिरिचुअल या फिलोसफिकल कंक्लूजन देते हैं ऑफ ऑल द लाइक वेदास, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से 6 स्कूल हमने पढ़े, आपको पता होना चाहिए, न्याय, सांख्य, योगा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा को वेदांत भी बोला जाता है, और लास्ट में आपका वैशेषिका, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो सारे ऑलरेडी मैच्ड ही थे, बस मुझे आपको समझाना था, है ना, ये सारे करेक्टली मैच्ड हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, आई होप यू लाइक द वीडियो। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, काफ़ी सारी मतलब ऐसी चीज़ें थी जो कई जगह आपको नहीं मिलती हैं, इसीलिए क्या है कि आप वीडियो को देखते हैं तो अच्छे से देखा कीजिए। मैं नहीं बोलता कि आप अभी देखो, भले ही आप कल देखो, आपको लगता है कि आप बिजी हो किसी और चीज़ में, बट एटलीस्ट वॉच दिस वीडियो। भाई दिन में 24 आवर होते हैं ना, उसमें से 9 आवर भी सो लेते हो, 15 आवर भी आपके पास होते हैं, उसमें से 3-4 आवर अगर आप खाने में बिता दो, 2 आवर अगर आप मतलब कुछ भी अपने टाइम पास कुछ भी करो, ठीक है, तब भी आप 10 आवर्स होते हैं। 10 आवर्स, अगर कोई बंदा 10 आवर्स में से मतलब इधर उधर ध्यान लगा के भी कुछ भी करते हुए 7 आवर भी सीरियसली पढ़ाई कर ले तो बहुत होता है। और मैं तो आपको इसमें से सिर्फ 20 भी कई बार तो 6-6 मिनट की वीडियोस होती हैं, कई बार 20 मिनट की, कई बार ज़्यादा हो जाती हैं, बट जो भी है इट इज़ समथिंग जो आपको कहीं बुक्स में ढूंढोगे तो अलग अलग जगह पे बिखरा मिलेगा। जैसे देखो एक ही वीडियो में कैसे आपने हिस्ट्री का देख लिया, कैसे फिलोसफिकल स्कूल्स होते हैं, फिलोसफिकल स्कूल्स, है ना, कैसे आपने ये पढ़ लिया कि कैसे हम, जो मैं बात करता हूँ ज्योग्राफी, साइक्लोन से लेके फिर आपका स्ट्रेट से लेके, तो ये सारा जो एक फ्यूजन होता है ना, ये ऐसी वीडियोज़ में मिलेगा। दैट्स वाई आई जस्ट सजेस्ट यू ऑल कि आप देखिए। इट्स लाइक अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर आप सीरियस हैं इन सब वीडियोस के लिए तो प्लीज़ प्लीज़ डू आंसर द क्वेश्चंस दैट आई आस्क यू इन दिस, बिकॉज मेरा मोटिव ये नहीं रहता कि आपको पता हो। देखो हो सकता है आपको ना पता हो, बट जब आप खुद से सर्च करते हो ना, देखो इंस्टेड ऑफ कोई और आपको परोसे, हो सकता है आप 15 के 15 क्वेश्चन या जितने मैं करवाए हुए हैं, जितने भी 10-12 जो भी, हो सकता हो आप कल को ही भूल जाओ, लेकिन जो चीज़ आप खुद से सर्च करके ढूंढ के पता करोगे ना, योर ब्रेन हैज़ दैट मतलब थिंग कि वो चीज़ आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। तो जो जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ वो ज़्यादा याद रहेंगे। इंस्टेड अगर आप मान लो मेरे लेक्चर से पढ़ी चीज़ों को रिवाइज नहीं करते तो ये जल्दी भूल जाएंगे, बट हाँ अगर आप जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उसके आंसर भले आपको नहीं पता है, सर्च करके कमेंट करो, कुछ भी करो, बट इसका मोटिव बस इतना सा है कि आपके वो ब्रेन में फीड हो जाए। जब आप सर्च करते हो तो दैट हैज़ दैट मैकेनिज्म ओवर योर साइकोलॉजी, ओवर योर साइकिक कैपेसिटी, कि आपको वो फीड हो जाएगा, फिर आप उसको भूल नहीं पाते हो। आप जो एक्टिव लर्निंग करते हो, एक्टिव आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हो बाय सर्चिंग द थिंग जिसके बारे में आपको पता नहीं, आप गूगल पे उसको सर्च करते हो, फिर जो आपको दिखता है तो आपका एक तरह से इमेजरी फीड हो जाती है आपके माइंड में कि हाँ मैंने उस दिन ये सर्च किया था, है ना। तो लिंक कर देते हो जब आप किसी मोमेंट को किसी एक हैपनिंग से, तो वो ज़्यादा ब्रेन को याद रहता है इंस्टेड ऑफ जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो, है ना। इट इज़ योर ओन जर्नी, enjoy it, enjoy the process, that's all I just want you guys to do। and with this
आई विश कि आप इस ईयर को अच्छे नोट में एंड करें। दीज आर द लास्ट 31 डेज ऑफ दिस ईयर जो आपके इस ईयर को मेक इट ब्रेक इट कर सकते हैं। आप 31 डेज अगर बहुत अच्छे से देते हैं, यू विल एंड दिस ईयर ऑन अ गुड नोट, यू विल एंटर द नेक्स्ट ईयर with a new mindset, with a whole lot confidence, and that's what you should वर्क टूवर्ड्स, है ना। तो अपने लास्ट का जो मंथ है इसको मज़े तो कीजिए वो सब चीज़ें, बट इंस्टेड मेक इट वर्थ ऑफ लाइक रिमेंबरिंग, है ना। जब आप नया साल शुरू करें तो आपको लगे कि आपने 2025 को वेस्ट नहीं किया, बिकॉज अदरवाइज तो यही होता है, 31 चल जाता है फिर एक आ जाता है, एक को नए नए आपका जो भी आपका गोल्स होते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है वो लेते हैं, फिर 2-3 तक भूल जाते हैं, फिर साल दोबारा से वही साइकिल चलता जाता है। तो लूप में नहीं फंसना है, दैट्स ऑल, है ना। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा ये सारा लेक्चर एंड ऑल, बिकॉज आपका मुझे पता है टाइम प्रीशियस होता है जर्नी का, बट ठीक है, दीज ऑल पेप टॉक्स आर ऑल्सो नेसेसरी, बिकॉज जर्नी में मुझे पता है आप खुद को ही जानते हैं कितना टफ होता है, एंड मे बी नो वन एल्स, इवन योर क्लोजेस्ट वंस जिनको आप सोचते हैं, मे बी उनको भी ना आइडिया हो, उनको लगता है कि हाँ पढ़ रहा है, ये है वो है ना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट, कमेंट ऑन इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। It will just keep me motivated to interact, to keep interacting with you guys, to keep making these videos, and if you find these videos useful, just please interact with them, है ना। So that's all for the day. Thank you so much. I will see you all in the next lecture.